नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें छोटे छोटे 42 मासूमों की हत्या कर दी गई, और हत्या भी इतनी दरिंदगी से की गई कि इंसान को सोचते ही गुस्सा आता है कि ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है। और इंसान की कैटेगरी में भी एक औरत, जिसमें हमारे एक हिंदुस्तान में औरत को सबसे मार्मिक दिल वाली माना जाता है, कि सबसे ज्यादा ममता, सबसे ज्यादा मार्मिक अगर किसी का दिल पसीजता है जल्दी से, वो एक औरत का पसीजता है। ऐसी 3 औरतों की कहानी है ये, जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद अगर किसी औरत को फांसी दी गई तो इन्हीं को फांसी की सजा सुनाई गई। इस कहानी की शुरुआत होती है एक अंजना नाम की औरत से। एक औरत जो कि नासिक रहती है और किसी ट्रक ड्राइवर से प्यार करके भाग के पुणे आ जाती है और वहां पे रहने लग जाती है। थोड़े दिन साथ रहने के बाद इनको एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम रेणुका होता है। और उस बेटी के पैदा होने के 2-3 महीने बाद वो ट्रक ड्राइवर भाग जाता है। तो फिर ये अपना, जब पुणे आ चुकी होती है तो वहां पे किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम करना स्टार्ट कर देती है। और फिर इसकी एक मुलाकात होती है एक रिटायर सैनिक से जिसका नाम मोहन होता है। और मोहन से भी इसको एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा के पैदा होने के कुछ दिन बाद ही वो भी इसको छोड़ के चला जाता है। ये फिर से अपना झाड़ू पोछा करने लग जाती है। 2-2 बेटियां होती हैं। साथ में चोरी चकारी भी करना शुरू कर देती है, और वही चीज अपनी बेटियों को भी सिखा देती है। तो एक दिन ऐसे ही ये मंदिर में जा रही थी जेब वेब काटने के लिए। रास्ते में इसको एक लड़का मिलता है भीख मांगता हुआ, 4 साल के आसपास वो लड़का होता है। तो इसके दिमाग में एक बात आता है अंजना के, कि इस लड़के को मैं उठा के किसी को बेच दूंगी तो मुझे 20-25 हजार रुपये आराम से मिल जाएंगे और कुछ दिन मुझे चोरी चकारी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये उस लड़के को उठा के जाती है। उठा के जाते हुए मंदिर में तो उसको जाना ही होता है, तो उठा लेती है और उसको मंदिर लेके जाती है। वहां पे किसी की जेब काट रही होती है तो पकड़ी जाती है, और पब्लिक इसको अच्छा खासा मारती है। जब ये देखती है कि पब्लिक तुझे छोड़ ही नहीं रही है, तुझे मार ही रही है, तो ये उस बच्चे को ऊपर से गिरा देती है। और ऊपर से गिरने के बाद उस जो लड़का होता है उसका सर जमीन से लग जाता है और वो फट जाता है। तो खून निकल रहा होता है। वहां पे इमोशनली ये ड्रामा करती है कि मेरा बेटा गिर गया, ये हो गया। तो लोगों को भी थोड़ा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि हाँ, थोड़ा इमोशन में बह जाते हैं वो भी, कि हाँ गरीब है, अपने बेटे का पेट पालने के लिए ही जेब काट रही होगी, चलो छोड़ो, जाने दो। तो ये सब इनकी जो छोटी बेटी होती है सीमा, वो भी साथ में ही होती है, लेकिन वो पास में खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही होती है। जब लोग इधर उधर हो जाते हैं तब उस लड़के को ये उठाती है और निकल लेते हैं वहां से। तो वहां से जब ये निकल रहे होते हैं तो वो बच्चा, खून बह रहा है उसको एक तो, और एक वो चुप नहीं हो रहा है। जब उसको दर्द होगा तो बच्चे को, वो चुप हो ही नहीं सकता है। तो वो रोए जा रहा है, लगातार रोए जा रहा है। ये कम से कम भी 1 किलोमीटर के आसपास मंदिर से आ चुकी होती है, और वहां पे सुनसान इलाका, जंगल। तो ये अपनी बस्ती की तरफ जा रही होती है, तो वहां पे वो चुप, वो रोए जा रहा है लगातार, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसके दिमाग में फिर एक चीज आती है, खुरापात फिर जमती है अंजना के, कि ये चुप हो नहीं रहा है, दवाई के पैसे हैं नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे इसका। और अगर इसको छोड़ देंगे, 4 साल का लड़का है, किसी को बता देगा, और लोगों ने भी हमारे साथ इसको देख लिया है। तो इसलिए वो उसको मारने का निर्णय करती है कि इसको मार दिया जाए। यहीं से इनकी दरिंदगी की कहानी शुरू होती है। ये उस लड़के का, उस बच्चे का पैर पकड़ती है और उसको खंबे से उसके सर को तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता है। और जब उसकी सांसें उखड़ जाती है, वो मर जाता है, तब उसका डस्टबिन में फेंक के वहां से निकल लेती है। अब भीख मांगने वाला बच्चा था, उसका कोई वो नहीं है कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तो पुलिस भी ऐसे ही ठंडे बस्ते में इस केस को डाल देती है। तो उसके बाद जब ये इसका बच्चे का मर्डर कर चुकी होती है, फिर ये अपने घर जाती है। अपने घर जाके तीनों बात कर रही होती है, तो इसकी माँ के दिमाग में फिर एक खुरापात जमती है। और वो खुरापात ये थी कि अगर बच्चा साथ में होता है तो पब्लिक की सहानुभूति मिलती है। तो इसलिए हम अब ऐसे बच्चे उठाएंगे जिसको हम गोद में लेकर भीख मांग सके, या जो छोटे बच्चे हों जो हमारे लिए भीख मांग सके, 3-4 साल तक के या उससे छोटे।
तो ये बच्चों को उठाना स्टार्ट कर देती है। कहीं झुग्गी बस्ती से उठा लिया, कहीं अपना कोई भीख मांग रहा है वहीं से उठा लिया। तो ये ऐसे ऐसे उठाना स्टार्ट कर देती है। तो ये इनका सिलसिला चलता रहता है 1990 से 1996 तक। बच्चे उठाना, उनको भीख मंगवाना, जो बच्चा नहीं इनकी बात मान रहा है उसको मार देना, ये चलता रहता है। क्योंकि पुलिस भी इन्वेस्टिगेट इसलिए नहीं करती है कि उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं होती है, कोई डाटा नहीं होता है, कहाँ से बच्चा आया है, कहाँ से नहीं आया। तो ये सब चल रहा होता है। तो थोड़े दिन बाद 1996 में इनको अपना जो इनका दूसरा पति होता है मोहन, जो रिटायर्ड सैनिक होता है, वो मिल जाता है। और उसको ये बताती है कि तू अपनी बेटी को छोड़ के आ गया है, ये है वो। मतलब एक तरीके से उसको ब्लैकमेल करती है और उसको बोलती है कि तू मुझे कहीं पे जगह दे अपने पास रहने की, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तो वो अपने घर के पास में इनको रहने की जगह दे देता है और अपने घर पे भी अपनी पत्नी को इनसे मिलवा देता है। उसकी पत्नी का नाम होता है प्रतिमा और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम क्रांति होता है। तो अब 2-4 दिन ये साथ में वहां पे रहती हैं, मतलब रिलैक्स हो गए बिल्कुल। फिर इसकी माँ के दिमाग में फिर एक खुरापात आती है। बोली इस इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे दर दर ठोकरें खाने के लिए मैं मजबूर हूँ, तो मैं इसकी जिंदगी भी खराब करूंगी, मैं इसकी बेटी को मार दूंगी। तो वो अपनी दोनों बेटियों को, रेणुका और सीमा को बोलती है कि तुम उठा के लेके आओ उस बच्ची को। तो वो दोनों उसकी बच्ची को उठा के लेके आते हैं और वो उसको फिर खेत में ले जाके सड़क पे पटक पटक के मार देते हैं। और सड़क पे पटक पटक के मारने के बाद उसको गन्ने के खेत में फेंक के आ जाते हैं। तो जब वो नहीं मिलती है, क्रांति नहीं आती है, तो जो सैनिक की दूसरी बेटी होती है प्रतिमा, पत्नी होती है प्रतिमा, वो पुलिस में रिपोर्ट करवा देती है, एफआईआर दर्ज करवाती है और इन तीनों का ही नाम ले देती है कि ये दोनों बहनें रेणुका और सीमा और इनकी मां अंजना, इन तीनों ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है, दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लेती है, सीमा को, रेणुका को। तो उनको एक पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो बता देती है वो कि हाँ हमने ऐसे ऐसे उनको मार दिया, लेकिन हमने अपनी माँ के कहने पे ये सब काम किया। वो सब कुछ अपनी माँ के ऊपर डाल देती है। तो जब इनकी माँ को गिरफ्तार किया जाता है तो उनसे पूछताछ होती है। तो पूछताछ करके जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसे, तो वो बोलती है कि इसने मेरी जिंदगी खराब की थी इसलिए मैंने इसको मार दिया। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन उनसे हो रही होती है उसकी माँ से, तो कुछ चीजें निकल के आती है जिनसे पता चलता है कि इन्होंने इससे पहले भी अपहरण किए हैं, लेकिन मर्डर की कोई कहानी निकल के नहीं आती है। तो इसी दौरान 1990 से 1996 में इनकी जो बड़ी बेटी है वो भी शादी कर लेती है किरण नाम के लड़के से। तो पुलिस उस किरण नाम के लड़के को उठाती है और उससे इन्वेस्टिगेट करती है। तो पूछती है कि तू या तो सच सच बता, नहीं तो हम तुझे भी केस में फंसा के तेरा भी नाम डाल देंगे, या तो तू सरकारी गवाह बन जा। तो वो डर जाता है, वो बता देता है। वो बोलता है कि एक दिन मैं घर पे आया तो मुझे एक बात सुनाई दी, ये तीनों बैठ के बात कर रही थी कि आज तक हमने कितने बच्चों को मारा है। तो वो बताता है कि इन्होंने 42 बच्चों की काउंटिंग कर ली थी कि 42 बच्चों को हमने आज तक मार दिया। और ऐसी दरिंदगी से ये मारते थे कि बच्चे के पैर, सर पे पैर रख दिया, उसको कुचल दिया, गर्दन पे पैर रख दिया, जब तक उसकी सांसें नहीं निकली तब तक उसको मारते रहे, पानी में डुबो के मार दिया, उसके सर को पानी में डाल दिया, पानी में तब तक उसको डुबोए रखा तब तक वो नहीं मर गए। मतलब इतनी दरिंदगी से ये उसको मारते थे। तो जब ये बात उसके पति ने बोली तो थोड़ी मीडिया को भी भनक लगी और मीडिया में ये पूरा केस उग गया। पूरे इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में इस केस के जिक्र हुए थे कि हाँ ये ऐसे सीरियल किलर्स, माँ बहनें ऐसी सीरियल किलर थे। तो सेशन कोर्ट में केस चला। तो जब कोर्ट में केस चल रहा था, इनको जेल भेजा गया। तो 1998 में इसकी माँ एक्सपायर हो गई, वो मर गई जेल में ही। तो इन दोनों को 2001 में, बड़ी बेटी रेणुका और सीमा को 2001 में फांसी की सजा सुनाई गई। और फिर ये सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में केस गया 2004 में, वो सेम टू सेम उन्होंने रखा कि ये दरिंदगी जघन्य अपराध है, इसको रखा जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम यही चीज रखी कि फांसी की सजा इनको दी गई। 2014 में इन दोनों बहनों ने दया याचिका डाली राष्ट्रपति के पास। उस टाइम प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति थे। उन्होंने भी इसको जघन्य अपराध कहते हुए इसको ऐसे ही रखा। आज 2021 में हम हैं, लेकिन इनके पास आज भी कोई डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है पुलिस के पास कि कोर्ट से कब इनको फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि इंडिया में तो कोर्ट सिस्टम ही ऐसा है ना, आगे से आगे से चलता रहता है। 2014 से आज 2021 में कोई इनके पास वो डेट नहीं है कि कब